हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 14 सितंबर 2024 के दो प्रमुख समाचार और उस पर आधारित 5 प्रश्नों को देखेंगे। जिसमें से पहला समाचार है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर है। ओपन एआई एक कंपनी है जिसका चैट जीपीटी मॉडल है। उसने एक अपना नया मॉडल ओपन एआई 01 एक मॉडल लॉन्च किया है, जो कहीं ना कहीं उसका जो प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी था, जिसको गुप्त नाम इस प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी था, उसी का एक हिस्सा है। और यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मनुष्य की तरह कैसे सोचना चाहिए उस दिशा में इसका पहला कदम है। अभी पूरी तरह से नहीं, लेकिन मनुष्य जिस तरह से सोचता है उस दिशा में ये पहला मॉडल है। और ये यानी देखिए कहा भी गया है कि एक ऐसा मॉडल जो जवाब देने से पहले सोचता है, यूँ नहीं कि पूछे और जवाब देना शुरू कर देगा, सोचेगा, कई सारे पहलू पर विचार करेगा, तब उसका जवाब देगा। जहाँ तक जो दूसरा समाचार है वो ये है कि गृह मंत्री ने कल जो है अपने पोस्ट एक्स पे कहा अंडमान निकोबार जो केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, अब उसका नाम श्री विजयपुरम हो गया है। तो अब अंडमान निकोबार की राजधानी जो है पोर्ट ब्लेयर की जगह श्री विजयपुरम हो गई है। और इससे जुड़े हुए जो भी पहलू होगी हम उसको समझेंगे और फिर इसी पर आधारित जो 5 प्रश्न हैं उनको हम हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखें। ओपन एआई 0 और 1 है। यह ओपन एआई का लेटेस्ट मॉडल है। इसे हाल ही में ओपन एआई ने जो कंपनी है इसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है। और कुछ दिन पहले ही प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी जो चल रहा था उसका मतलब जो था कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसको मनुष्य की तरह सोचने वाला, काम करने वाला बनाने का जो है ओपन एआई का बल था। उसी का ही एक शुरुआती ये चरण है ओपन एआई 01। ये मॉडल जो है कहीं ना कहीं कंपनी का कहना है कि अभी नहीं, लेकिन एक अपडेट आने के बाद ये गणित में, विज्ञान में, रसायन में, भौतिकी में पीएचडी लेवल के जो छात्र होते हैं उस तरह का थिंकिंग और कार्य करने में, बल्कि उनसे थोड़ा बेहतर काम करने में सक्षम हो जाएगा। और ऐसे में ये गणित, विज्ञान और इस तरह के विषयों में रिसर्च में इस्तेमाल किया जा सकता है और कोडिंग आदि में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे में पहले से जो ये सब काम कर रहे थे उनकी नौकरी को लेकर संकट उत्पन्न हो सकता है। ये पहलू इससे जुड़ा हुआ है। चलिए देखते हैं चर्चा में क्यों है। तो देखिए, ओपन एआई ने अपना नवीनतम एआई मॉडल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल लॉन्च कर दिया है। इसे गुप्त प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी का जो था उसी का एक हिस्सा माना जा रहा है। यह जो ओपन एआई 01 है यह तर्क मॉडल है। ये लॉजिकल मॉडल की योजनाबद्ध श्रृंखला में पहला है। इससे विज्ञान, कोडिंग और गणित में अधिक जटिल कार्यों और समस्याओं को हल करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ओपन एआई का अनुसार यह मॉडल जटिल कार्यों को समझकर और विज्ञान, कोडिंग और गणित में समस्याओं को हल करने में सक्षम है। यह जैसे मनुष्य, इससे जब भी कोई प्रश्न पूछा जाएगा तो ये जैसे मनुष्य पहले भी कोई चीज़ जवाब देने के पहले थोड़ा सोचता है, वैसे ही ये सोचेगा और उनके विभिन्न पहलुओं पर जो भी प्रश्न होगा या जो भी समस्याएं होंगी उनके विभिन्न पहलुओं पर विचार करके तब उसका जवाब देगा। यानी ये मनुष्य की तरह सोचने की दिशा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल का पहला कदम होगा। ठीक है, अगर हम देखें इस मॉडल के बारे में कि ये मॉडल काम कैसे करता है, तो देखिए, यह मॉडल उत्तर देने से पहले प्रश्न के बारे में अधिक सावधानी से सोचने के लिए डिज़ाइन किया गया है, ठीक वैसे ही जैसे मनुष्य किसी जटिल समस्या को हल करता है। ये अपने प्रशिक्षण के माध्यम से ही ये मॉडल सीखता है कि समस्याओं को विभिन्न दृष्टिकोणों से कैसे देखा जाए, अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम के जरिए ही, और इसके आउटपुट की जांच कैसे की जाए और अपनी गलतियों से कैसे सीखा जाए। यानी मनुष्य जो कुछ काम करता है वो काम ये अपने मॉडल, अपने ट्रेनिंग के दौरान, अपने काम करने के दौरान ये लगातार सीखता रहेगा, अपनी गलतियों से सीखता रहेगा, नए नए विकल्प तलाशता रहेगा, जैसे कि मनुष्य ऐसे काम करता है। साथ ही में ये जो अपने परीक्षण के आधार पर ओपन ने कहा कि ये श्रृंखला में अगला अपडेट, अभी नहीं, जब अगर अगला अपडेट आएगा तब ये भौतिकी, रसायन, अगला अपडेट मॉडल का भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान जैसे विषयों में पीएचडी छात्रों के समान प्रदर्शन कर सकता है। और यह गणित और कोडिंग में विशेष रूप से मजबूत है। उदाहरण के रूप में सैम अल्टमैन ने, जो ओपन एआई के जो है सीईओ हैं, उन्होंने अपने एक्स पे कुछ ये चार्ट भेजा है। जैसे देखिए, कंपटीशन मैथ AIMI 2024 के जो प्रश्नों को सॉल्व करने की बात आई
तो GPT-40 जो इसका एग्जिस्टिंग मॉडल है वो 13.4% प्रश्नों को हल कर पाया। 01 जो मॉडल है, इनका जो प्रीव्यू मॉडल है वो 56.7% और जो 01 मॉडल है 83.3%। यानी GPT-40 जो अभी तक मैथ के प्रॉब्लम को सॉल्व करता था केवल 13%, जिस मैथ के प्रॉब्लम को, कठिन मैथ के प्रॉब्लम को कह रहे हैं, इसमें है AIME 2014 में, उसी मैथ के प्रश्नों को ये 01 मॉडल 83.3% जो है सॉल्व कर ले रहा है। कंपटीशन कोड में, कोडिंग में जो GPT-40 11 करता था, ये 89 कर रहा है। और PhD लेवल साइंस के जो क्वेश्चन हैं उनको जो GPT-56 करता था, एक्सपर्ट करते हैं 59, ये कर रहा है 78, जबकि अभी जो है अपडेट नहीं है। यानी कि ये मॉडल गणितीय, कोडिंग और अन्य जो साइंस के समस्याएं हैं जिनका PhD, जिस तरह से PhD के छात्र उसमें रिसर्च करते हैं, उस लेवल का ज्ञान ये रख रहा है। और ऐसे में ये निश्चित रूप से कई क्रांतिकारी है। एक प्रश्न ये है कि क्या ये पूरी तरह से सही है? नहीं, अभी पूरी तरह से सही नहीं है, इसमें कुछ अपडेट की ज़रूरत होगी। जैसे अभी हम GPT में जो है मॉडल में हम अगर कोई पिक्चर डाल देते हैं कोई आदि, तो वो भी सर्च कर देता है। ये केवल टेक्स्ट डेटा पर ही आधारित है, अभी पिक्चर्स और अन्य जो फॉर्म है उस आधार पे ये काम नहीं करेगा। OpenAI ने अपने इसी, जैसे ये एक महंगा संस्करण है, रिसर्च आदि के लिए है, उसमें भी एक छोटा वर्जन, मिनी वर्जन OpenAI 01 मिनी, एक सस्ता संस्करण जो है OpenAI ने इसी के साथ साथ लॉन्च किया है, जो कि 01 मॉडल से जो है के प्रीव्यू संस्करण की तुलना में 80% सस्ता है। और यह जो नॉर्मल कोडिंग करने वाले लोग हैं उनके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, उसमें वो उपयोग कर सकते हैं। अब एक प्रश्न है, OpenAI के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल के साथ हमेशा जुड़ा रहता है कि इसकी सुरक्षा की जो पहलू है वो कहाँ तक इसमें सक्षम है। यानी ये जो कभी कभी लैंग्वेज बैरियर होता है, कभी कभी सोशल साइकोलॉजिकल पहलू। जैसे GPT जब आया था तो वो जब उससे किसी अब्राहमिक रिलीजन के बारे में, यानी जो उसमें सिखाया गया था उसके बारे में पूछा जाता तो जोक्स और चुटकुले नहीं सुनाता, लेकिन हिंदू धर्म के किसी देवता के बारे में तो वो उसे सिखाया नहीं गया था, इसलिए वो उसे बीच हो जाती थी और वो उस पर चुटकुला आदि सुनाने लगता था, जो कि कहीं ना कहीं सुरक्षा के दृष्टि से देखा जाए तो ये गलत है। ऐसे बहुत सारे पहलू हैं। इन सब चीज़ों से OpenAI सीख चुका है और उसने कहा है कि ये जो उसका मॉडल है वो पहले के मॉडलों की अपेक्षा कहीं ज़्यादा बेहतर सुरक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसने खुद के जो ये मॉडल है इसको लॉन्च के पहले इसके कई सारे मॉडल को विभिन्न सारी जो सुरक्षाओं इस पर सिक्योरिटी पे काम करने वाले फर्म हैं उनके साथ साझा करके इस पर रिगरस रिसर्च किया है। UK के साथ, USA के साथ, जो UK USA सरकारों की जो संस्थाएं हैं सिक्योरिटी को लेकर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिक्योरिटी को लेकर, उनके साथ भी इसने गहन विश्लेषण करके इस चीज़ों को देखा है। और देखिए OpenAI कहता है कि इस मॉडल का उपयोग में सुरक्षित बनाने के लिए वे प्रशिक्षण का एक नया तरीका लेकर आए हैं। यह नया तरीका मॉडल को दिशा निर्देशों का अधिक प्रभावी ढंग से पालन करने के लिए अपने समस्या समाधान कौशल का उपयोग करके सुरक्षा नियमों को बेहतर ढंग से समझने और उनका पालन करने में मदद करता है। परीक्षण किया गया कि मॉडल सुरक्षा नियमों का कितनी अच्छी तरह से पालन करता है जब उपयोगकर्ता AI को उन्हें तोड़ने के लिए धोखा देने की भी कोशिश करते हैं, जिसे AI जेल ब्रेकिंग करते हैं, यानी धोखा देके, यानी घुमा फिरा के पूछा जाए AI से ऐसे प्रश्न कि उसके जो जिन प्रश्नों पर, जिन कम्युनिटी गाइडेंस पे उसे नहीं करना चाहिए, घुमा फिरा के भी कोशिश किया गया, तो ये मॉडल जो है उसमें सक्षम निकला, यानी कि इसको गुमराह नहीं कर पाए सुरक्षा विशेषज्ञ। कंपनी का कहना है कि सबसे कठिन परीक्षणों में से एक में AI के पुराने संस्करण में, यानी जो 100 में से 22 करता था GPT-40, अब ये 100 में से 84 अंक प्राप्त कर रहा है सुरक्षा के मामले में लेकर। और कंपनी का कहना है कि जो विभिन्न, जैसे UK, UI के, ब्रिटेन और अमेरिका के सरकारों के साथ तो ये इसने किया भी है, और विभिन्न लॉन्च करने के पहले जो विभिन्न सुरक्षा में और सारे जुड़े हुए संस्थाएं हैं उनके साथ इस मॉडल को उसने साझा किया था, जिस पे रिगरस काम हुआ है। और कंपनी का कहना है कि उससे ये काफ़ी रूप से, सार्वजनिक रूप से सुरक्षा को लेकर काफ़ी जो है बेहतर है और उसे और कुछ भी सीखने में मदद मिलेगी। ये सब तो चलो ठीक है। अब ये प्रश्न है कि ये जो लाया गया है इसका इस्तेमाल किन किन क्षेत्रों में कर सकते हैं और इससे जो एग्जिस्टिंग नौकरी है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि देखिए ये लाया क्यों गया है,
मनुष्य जैसे सोचने की क्षमता या मनुष्य जैसा कुछ कर सकता है वैसा करने की कोशिश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में की जा रही है। उसी की शुरुआती मॉडल है। तो मनुष्य जो कुछ भी कर सकता है, सारा कुछ तो नहीं, उसमें से कुछ ये मनुष्य का काम कर सकता है, यानी कि मनुष्य के काम को आसान बना सकता है। ये तो ठीक है, लेकिन जो मनुष्य पहले उस काम को कर रहा होता है उसके काम को ये हटा भी सकता है, क्योंकि कभी भी मनुष्य नॉर्मल स्पीड में, यानी देखिए कई चीज़ें होती है कि एक मनुष्य एक मशीन से कई मायने में आगे हो सकता है, लेकिन अगर सिंपल काम करना हो, यानी एक बराबर एक ही काम करना हो, तो मशीन हमेशा जीत जाती है। और वो इसमें भी आएगा। तो देखिए ओपन एआई मॉडल नौकरियों और शोध को कैसे प्रभावित करेगा। तो देखिए चूंकि यह नया मॉडल जटिल समस्याओं को हल करने के लिए कर सकता है, इसलिए यह उन नौकरियों को प्रभावित कर सकता है जिसमें सॉफ्टवेयर विकास, डेटा विश्लेषण, कोडिंग, गणितीय मॉडलिंग आदि जैसे कार्य जो शामिल थे उसको ये कर सकता है। क्योंकि तर्क करना एक बौद्धिक कार्य है और इसे स्वचालित करने से आईटी, वित्त और इंजीनियरिंग जैसे उद्योगों में कुछ नियमित कोडिंग और समस्या विवरण में मानवीय भागीदारी की आवश्यकता कम हो सकती है, क्योंकि ये लॉजिकल ढंग से वो काम ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकता है जो अब तक ये चीज़ें कर सकती थी। हालांकि इसमें एक और चीज़ है कि ओपन एआई जैसे पीएचडी छात्रों के बराबर स्तर पे कार्य कर सकता है, इसलिए मौजूदा कर्मचारियों को और ज़्यादा क्रिएटिविटी और ज़्यादा क्रिएटिव थिंकिंग, लॉजिकल इंटरप्रिटेशन, समस्या समाधान जैसे जो उच्च क्रम के हाई लेवल के जो स्किल हैं उसको सीखने की आवश्यकता है, क्योंकि एआई मॉडल पूरी तरह से इन तरह की चीज़ों का अनुक्रमण नहीं कर सकता है। इस तरह के मॉडल से कुछ पारंपरिक भूमिकाओं में जरूर मांग में कमी हो सकती है। साथ ही में जो शोधकर्ता हैं या जो शोधकर्ता संस्थाएं हैं उनके द्वारा ओपन एआई 01 से भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और शास्त्र जैसे क्षेत्रों में ये सहायक हो सकता है, क्योंकि यह समस्या समाधान को गति दे सकता है, बड़े आसानी से नए सूत्र फार्मूला बना सकता है, बड़े बड़े डेटा सेट का विश्लेषण कर सकता है। इससे जो सफलताओं की तलाश करने वाले शोधकर्ताओं के लिए यह बेहतरीन उपकरण हो सकता है, यानी शोध आदि कार्यों में मददगार हो सकता है, कोडिंग आदि में मददगार हो सकता है, लेकिन निश्चित रूप से इससे नौकरियों की जाने की भी संभावना है, क्योंकि इसके जरिए जो अभी तक लॉजिकल, पहले ये था कि एक कहते हैं ना कि एक प्रोफेशनल लेवल के जो वर्क था वो बचा हुआ था, लेकिन इसके मॉडल पे ये थोड़ा और थिंकिंग मनुष्य की तरह करने लगा है, इसलिए थोड़ा सा और जो नीचे वाले जो लेवल के हैं, जो कम थिंकिंग वाले लेवल के हैं, थिंकिंग है लेकिन कम थिंकिंग वाले पर है, वो काम जो है ये हटा सकता है। तो इसलिए भविष्य में इसको लेकर ये भी है कि नौकरियों की भी चिंता होनी जायज़ हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है भारत सरकार ने, केंद्र सरकार ने 13 सितंबर यानी कल ये फैसला लिया है कि अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर, उसका नाम अब श्री विजयपुरम होगा। श्री विजयपुरम जो है चोल राजाओं से जुड़ा हुआ है, 11वीं सदी के चोल राजाओं से उन्होंने श्री विजयपुर को जो है पर कब्जा करने को लेकर या उस पर इसको अंडमान को जो है एक अपना नौसैनिक बेस के रूप में बनाया था। और भी अगर देखा जाए तो पोर्ट ब्लेयर का भारत के स्ट्रेटजिक हितों में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। वहाँ पे हमारा पहला ट्राई कमांड है, ट्राई जो है सर्विसेज कमांड है, वायुसेना, थल सेना, नौसेना का। वहाँ पे हम अपना एक मेगा जो है निकोबार प्रोजेक्ट बना रहे हैं। अगर देखा जाए तो आज़ादी और स्वतंत्रता के समय में पोर्ट ब्लेयर या अंडमान निकोबार जो है हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है, क्योंकि वीर सावरकर हों या कई सारे क्रांतिकारी हों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो, उनको वहाँ पे सज़ा के रूप में एक कहा जाता है कि दंड उपनिवेश के रूप में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ने उसको स्थापित किया था। सुभाष बाबू द्वारा पहली बार तिरंगा भी वहीं फहराया गया था भारत के भूमि पर। तो ऐसे कई सारे पहलू हैं जिसका महत्व है हमारे लिए अंडमान का स्ट्रेटेजिक रूप से, ऐतिहासिक रूप से। उसी को ध्यान में रखते हुए और गुलामी की मानसिकता से, जो प्रधानमंत्री जी का कहना है कि भारत को गुलामी की मानसिकता से दूर होना है, उसी के प्रतीक को हटाने के रूप में जो है पोर्ट ब्लेयर का नाम, जो कि एक अंग्रेज अधिकारी पे रखा गया था, उसके जगह पे अब उसका नाम जो है विजयपुरम रखा गया है। चलिए देखते हैं मामला क्या है। तो देखिए केंद्र सरकार ने अंडमान और निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम करने का फैसला लिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 13 सितंबर को कहा कि नाम बदलने का फैसला प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण राष्ट्र को औपनिवेशिक छापों से मुक्त करना से प्रेरित है।
इससे पहले भी प्रधानमंत्री ने जनवरी 2023 में अंडमान और निकोबार के 21 सबसे बड़े अनाम जिनका कोई नाम नहीं है ऐसे द्वीपों का नाम परमवीर चक्र पुरस्कार विजेताओं के नाम पर जो है रखा था। अब उसी में एक पहले ऐसे 21 बहुत सारे 500 से ज़्यादा छोटे छोटे द्वीप हैं वहाँ पे, उसमें से 21 ऐसे बड़े द्वीप जिनका कोई नाम नहीं है, उनमें से 21 का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पे भारत सरकार ने पिछली बार प्रधानमंत्री ने जनवरी 2023 में ही रखा था। अब पूरे पोर्ट ब्लेयर का ही नाम जो है श्री विजयपुरम कर दिया गया है, जो कहीं ना कहीं भारत सरकार की जो दृष्टिकोण है कि राष्ट्र को औपनिवेशिक छापों से मुक्त करना है, उसी दिशा में एक कदम माना जा रहा है। अंडमान और निकोबार का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अगर योगदान की बात करें तो देखिए, यह दक्षिणी अंडमान द्वीप के पूर्वी तट पर स्थित है पोर्ट ब्लेयर, अब इसे विजयपुरम कहा जाएगा। ये 500 से अधिक प्राचीन द्वीपों का जो है प्रवेश द्वार है। इस शहर में कई संग्रहालय हैं और भारतीय नौसेना के प्रमुख नौसैनिक अड्डा INS जरवा जो है उसका ये घर है, यानी INS जरवा पोर्ट ब्लेयर में ही है। यहाँ पे भारतीय तटरक्षक बल, अंडमान और निकोबार पुलिस के समुद्री और हवाई अड्डे, अंडमान निकोबार का कमान है, भारतीय सशस्त्र बलों का भारतीय वायुसेना और नौसेना के बीच पहली एकीकृत जो है ट्राई कमांड, ये सब यहीं पे स्थित है, यानी इसका स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी महत्वपूर्ण है। देखिए, गृह मंत्री कहते हैं कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का हमारे स्वतंत्रता संग्राम और इतिहास में अद्वितीय स्थान है। यह द्वीप क्षेत्र जो कभी चोल साम्राज्य का नौसैनिक अड्डा था, आज हमारी राजनीतिक और विकास संबंधी आकांक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण आधार है। क्यों? क्योंकि ये सुंडा जल संधि के बहुत करीब स्थित है, हिंद महासागर में बड़ी स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है। हमारा ट्राई कमांड तो है ही है, और निकोबार में, बड़े निकोबार, ग्रेट निकोबार में हमारा ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट भी चल रहा है, जो रणनीतिक के साथ साथ विकासात्मक आवश्यकताओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। साथ ही में कहते हैं कि यह वह स्थान है, यानी पोर्ट ब्लेयर, जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने पहली बार तिरंगा फहराया था, और यह वह सेलुलर जेल भी वहीं पर स्थित है जहां वीर सावरकर जी और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों ने स्वतंत्र राष्ट्र के लिए संघर्ष किया था। अगस्त माह का अगर आप लोग योजना पढ़े होंगे या हमने वीडियो बनाया भी है, देख सकते हैं पीछे जाके प्लेलिस्ट में, उसमें दिखाया गया है कि सेलुलर जेल की कहानी, कि कैसे सेलुलर जेल में जो वहाँ पे बंदी थे, राजनीतिक बंदी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उन्होंने कैसे उस पीड़ा को झेला है और कैसे उस पीड़ा के साथ साथ एक अपना जो है अलग से सत्याग्रह, या आप कह सकते हो भूख हड़ताल और इस तरह की जो है एक अलग आंदोलन जो है सेलुलर जेल की कहानी में उसमें दिखाया गया है। तो ऐसे बहुत सारे इतिहास वहाँ पे जुड़े हुए हैं। उसी को एक तरह से एक नाम देने के लिए, पहचान देने के लिए, भारतीयता और परंपरा का पहचान देते हुए पोर्ट ब्लेयर का नाम जो है श्री विजयपुरम किया गया है। अब प्रश्न है कि पोर्ट ब्लेयर का नाम कैसे पड़ा? तो देखिए, पोर्ट ब्लेयर शहर जो है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है। इसका नाम जो है बॉम्बे मरीन में नौसेना सर्वेक्षक और लेफ्टिनेंट था आर्चब्लाड ब्लेयर, इसी के नाम पर पड़ा था। और ब्लेयर अंडमान द्वीप समूह का गहन सर्वेक्षण करने वाला ये पहला अधिकारी था। 1971 में बॉम्बे मरीन में ये शामिल हुआ था। उसके बाद ये आर्चबिल्ड भारत, ईरान और अरब के तटों पर ये खोज आदि शुरू कर रखता है। 1978 में ये ब्लेयर 2 जहाज़ों एलिजाबेथ और वाइपर के साथ कलकत्ता से अंडमान की अपनी पहली सर्वेक्षण यात्रा पर निकलता है, और 1 साल बाद 1979 में ये वहाँ पे जो है अभियान उन्हें द्वीप के पश्चिमी तट के चारों ओर ले गया, जिसे पूर्वी तट के साथ ही नौकायन करते हुए वे प्राकृतिक बंदरगाह पे पहुंचा, जिसका नाम उसने शुरू में पोर्ट कार्नवालिस रखा। कार्नवालिस एक ब्रिटिश सेना के कमांडर इन चीफ थे, तो विलियम कार्नवालिस के नाम पे पोर्ट कार्नवालिस रखा, और उसे महसूस हो गया था कि इसका खोज बहुत महत्वपूर्ण है, और उसने इस बारे में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भी अपना सर्वेक्षण दिया था। बाद में इसका नाम जो है पोर्ट ब्लेयर कर दिया। पहले पोर्ट इसका कार्नवालिस नाम, जब इसने आर्चबिल्ड ब्लेयर वहाँ पहुँचा था तो उसने उसका नाम पोर्ट कार्नवालिस रखा था, बाद में पोर्ट ब्लेयर हो गया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह एक दंडात्मक उपनिवेश, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में तो उपनिवेश बनाई थी, दुनिया के अनेक देशों में। इसने जो ये पोर्ट ब्लेयर या अंडमान और निकोबार को बनाया, ये उसके लिए दंडात्मक उपनिवेश था। कैसे? ये एक तो मलय और समुद्री डाकुओं पर रोक, एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे था जहाँ से वो उन पर पकड़ती थी, रोक लगाती थी। दूसरा,
कई दोषियों को जो है बिना वेतन के काम करने के लिए मुख्य भूमि से, भारत के मुख्य भूमि से यहाँ पे ले जाया जाता था। 1857 के विद्रोह के परिणाम स्वरूप जब अंग्रेजों के लिए बड़ी संख्या में कैदी आए तो पोर्ट ब्लेयर में दंडात्मक उपनिवेश के रूप में तत्काल नवीनीकरण और पुनर्वास कार्य किया गया। 1906 में यहाँ पे एक विशाल सेलुलर जेल बना जो कैदियों से ही जबरन श्रम करके बनवाया गया था, और वो उस चलता रहा, 1920 तक चलता रहा, जो कि काला पानी के नाम से लोकप्रिय इस जेल था। और उसमें वीर दामोदर सावरकर सहित कई स्वतंत्रता सेनानियों को इनमें रखा गया था, जिसको सेलुलर जेल की कहानी के रूप में हम सब जानते हैं। ठीक है, अब ये है कि विजयपुरम नाम रखा गया, तो इसका विजयपुरम और चोल साम्राज्य से भी देख लेते हैं। तो देखिए, ऐतिहासिक अभिलेखों से पता चलता है कि 11वीं शताब्दी के चोल सम्राट राजेंद्र प्रथम ने श्री विजय, ये वो था जिसमें आप कह सकते हो कि श्रीलंका था, हालांकि वर्तमान इंडोनेशिया में वो स्थान है, लेकिन ये इंडोनेशिया, जावा, श्रीलंका का पूरा एक क्षेत्र था श्री विजय। उस पर हमला करने के लिए जो है अंडमान द्वीप समूह को एक रणनीतिक नौसैनिक अड्डा के रूप में इस्तेमाल किया गया था। किसके द्वारा? राजेंद्र प्रथम द्वारा। ये चोल सम्राट थे। और तंजावुर के 1050 ईस्वी के मिले एक शिलालेख के अनुसार चोलों ने इस द्वीप को मानक्कावरम भूमि या बड़ी खुली या नंगी भूमि, यहाँ जिस पे कुछ भी नहीं था, उसको रखा। बाद में देखा जाए तो आधुनिक नाम निकोबार यानी खुली भूमि के रूप में वो शायद मानक्कावरम से ही लिया गया था, ये कहा जाता है। अब एक जो ये है कि चोलों ने श्री विजय पर हमला करने के लिए इसे नौसैनिक अड्डे के रूप में स्थापित किया। इसको लेकर जैसे इतिहासकारों में थोड़ा सा मतभेद है। जैसे इतिहासकार हरमन कुलके ने लिखा है कि श्री विजय पर चोलों का आक्रमण भारत के इतिहास में एक अनोखी घटना थी। क्यों? क्योंकि दक्षिण पूर्व एशिया के राज्यों के साथ इसके अन्यथा शांतिपूर्ण संबंध थे, जो लगभग एक सहस्त्राब्दी तक भारत के मजबूत सांस्कृतिक प्रभाव में तो रहे थे दक्षिण पूर्व एशिया, लेकिन उनके साथ हमारे शांतिपूर्ण संबंध रहे थे। जबकि कई विद्वान ने कहा कि श्री विजय पर हमले के कारण, और जैसे अमेरिकी इतिहासकार है ये कहते हैं कि विजय अभियान की व्याख्या चोल विस्तारवाद के एक भाग के रूप में है, यानी चोल विस्तारवाद कर रहे थे जिसके लिए ये सारा चीज कर रहे थे। और उस दौरान, उस दशक में ये दक्षिण भारत और श्रीलंका के अन्य साम्राज्यों के साथ युद्धों में भी परिणित हुआ था। तो ये अलग अलग विचार है, लेकिन एक विचार ये है कि यह हमारे उस चोल साम्राज्य का एक प्रमुख नौसैनिक अड्डा था, जिसके आधार पे दक्षिण पूर्व एशिया में जो है चोलों ने अपने साम्राज्य को स्थापित करने में भूमिका अदा की थी। इसीलिए समझ लीजिए इसका नाम श्री विजयपुरम पड़ा है। ठीक है, चलिए आइए इससे जुड़े प्रश्नों को देख लेते हैं। इन्हीं दो प्रश्न उस पर जो है, तो देखिए, चर्चा में रहे ओपन एआई 01 मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मॉडल उत्तर देने से पहले प्रश्नों के बारे में अधिक सावधानी से सोचने के लिए डिजाइन किया गया है, ठीक वैसे जैसे मनुष्य करता है। दूसरा है, यह ओपन एआई के गुप्त प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी का एक हिस्सा है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। दूसरा है, ओपन एआई कंपनी का ओपन एआई 01 मॉडल द्वारा गणित प्रतियोगिता में GPT-40 मॉडल के 13% समस्याओं को हल करने के जवाब में कितने प्रतिशत समस्याओं को हल किया गया? तो 83% है। अभी तो आप लोगों को हमने दिखाया भी था उसमें मैप क्या बल्कि पिक्चर में। क्वेश्चन नंबर 3 में है, चर्चा में रहे अंडमान और निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत सरकार ने पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम करने का फैसला किया है। यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एक दंडात्मक उपनिवेश के रूप में उभरा था, जहां स्वतंत्रता सेनानियों को काला पानी की सजा दी जाती थी। तो पहला और दूसरा दोनों सही है, इसलिए इसका भी आंसर सही सी होगा। चौथा है, निम्नलिखित किस चोल साम्राज्य ने श्री विजय, जो वर्तमान इंडोनेशिया में है, पर हमला करने के लिए अंडमान द्वीप समूह को एक रणनीतिक नौसैनिक अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया था? आदित्य प्रथम ने, राजा प्रथम ने, राजा चोल द्वितीय ने, राजेंद्र प्रथम ने। तो राजेंद्र प्रथम थे, इन्होंने ही किया था। अंतिम प्रश्न है कि चर्चा में रहे ओपन एआई 01 मॉडल के नौकरियों को प्रभावित करने के सामर्थ्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मॉडल सॉफ्टवेयर विकास, डेटा विश्लेषण, कोडिंग, गणितीय मॉडल आदि जैसे कार्य से जुड़े नौकरियों को प्रभावित कर सकता है। यह रचनात्मकता, आलोचनात्मक विश्लेषण और समस्या समाधान जैसे उच्च क्रम के सोच कौशल के क्षेत्र में मानव श्रम का स्थान ले सकता है। नहीं, इस वाले दूसरे वाले में ये वो क्षेत्र है जिसमें ये सक्षम नहीं, मशीन या एआई मॉडल पूरी तरह से नहीं ले सकता है। तो ये उच्च श्रेणी का जो थिंकिंग है, ये वाला क्षेत्र अभी मनुष्यों के लिए खुशकिस्मती कहिए कि अभी बचा है। तो इसका आंसर केवल ए होगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही।
वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। दोनों ही मुद्दे इंपॉर्टेंट हैं, अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। अपना नोट्स रहता है तो एग्ज़ाम में ज़्यादा ध्यान मदद मिलती है, ठीक है। बाकी रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।